बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद जमहूरी निज़ाम के बारे में अवामी आगाही को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुल्क में क्वालिटी डेमोक्रेसी तब आएगी जब तमाम इदारे कानून के ताबे होंगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम क्वालिटी तो चाहते हैं लेकिन उस पर खुद अमल दरामद नहीं करते, बल्कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि वो इस पर अमल पैरा हो। साथ में उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी जमातों में भी जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाना चाहिए और इसके लिए मौके देने चाहिए। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे दिन की मुनासबत से। दूसरा, चूंकि मुल्क की सियासत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की गूंज है और तासुर एक ये बन रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर आमने सामने है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त पे फैसला सुनाया गया। दरख्वास्त थी ईवीएम मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ ही दरख्वास्त थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अजनबी काम नहीं, मुख्तलिफ ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग के हवाले से इब्तदाई तौर पर पार्लियामेंट से कानून साजी ज़रूरी है और उम्मीद ज़ाहिर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बल्कि उनके फैसले में है कि पार्लियामेंट का फैसला आवाम के मफाद में होगा। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन दो अहम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे इंतहाई दो नुमाइंदा शख्सियात ने ज्वाइन किया है। उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो हमें इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए शामिल हो रहे हैं। हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं मलिक आमिर डोगर साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सियासी उमूर। बहुत शुक्रिया डोगर साहब कि आपने वक्त दिया। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब, जो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के चेयरमैन हैं, जिसमें ये मामला भी ज़ेर बहस है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। मैं दोनों मेहमानों को फॉर्म वेलकम करूंगा। डोगर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, आज यौम जमहूरियत है, आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आप खुद भी एक पार्लियामेंटेरियन हैं, कैसे इस क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को हम इंश्योर कर सकते हैं इदारों के दरमियान बेहतर इश्तराकी अमल के हवाले से? मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक तासुर बन रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो आमने सामने, और आज पीपल्स पार्टी और ANP का वफ्द भी गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपका मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, कैसे इस तासुर की नफ़ी की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार भाई। सबसे पहले तो आज जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर मैं यही पैगाम दूंगा कि पिछले जो 20 साल थे वो जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान के अवाम के लिए स्याह तरीन साल थे। ये जो 2 डिकेड गुज़रे हैं वो स्याह दौर था, जिसमें बदकिस्मती से वोट के ज़रिए अवाम को वो जमहूरी सम्राट नहीं पहुंचाए गए जिसके लिए अवाम ने वोट दिए थे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जमहूरियत जो है वो बदतरीन आमरीत से भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में ना वो जमहूरी रवैये बने, सबसे बड़ी बात कि अदम बर्दाश्त, और ना ही जमहूरियत उस तरह से फैली और फूली। हमें आज के दिन के हवाले से मैं समझता हूँ यही एक पैगाम देना चाहिए कि 2023 का इलेक्शन जो वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि एक ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन हो कि जिसमें जिसका भी जो मैंडेट अवाम उसको दे उसका मैंडेट तस्लीम किया जाए और उसके नतीजे पर कोई उंगली ना उठाए। और ये हो सकता है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ज़रिए। और अब जब हम इस्लाहात के लिए आगे बढ़े हैं, इन्होंने सिर्फ एक EVM को 440 वोल्टेज की मशीन समझ के उससे दूर भाग रहे हैं, और इनका ये ख्याल है कि इसके अंदर ना जाली वोट, क्योंकि इनकी बुनियाद सारी ज़िंदगी इसी तरह से रही है कि इलेक्शन इन्होंने यूं ही लड़े हैं। और बहुत सारे इलेक्शन में तो एम्पायर्स भी इनके अपने होते थे कि जाली वोट डालेंगे और नतीजा निकल जाएगा। अब EVM से इसलिए भाग रहे हैं कि उसमें ना जाली वोट डल सकता है और ना जाली वोट उससे निकल सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा इक़दाम है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और बहुत सारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो हर बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है, उनको वोट का हक है। और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर सेनेट में भी डिस्कस हुई हैं,
ताज हैदर साहब भी बताएंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस अच्छे काम को भी सियासत की नज़र इस पे कर आप दिया जी, गया। मैं डॉक्टर साहब इस पे इलेक्शन दोबारा कमीशन जो जी, है मैं वो जी उसका जवाब मुकम्मल कर लीजिए। जी इलेक्शन जी कमीशन और पाकिस्तान के हवाले से जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर ताज हैदर साहब के पास जाऊंगा मैं। सर देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, जी और स्टेक होल्डर है तमाम सियासी पार्टियां, और तमाम सियासी पार्टियों के साथ एक जैसा सलूक करना, एक तरह से ही सबको देखना। ठीक लेकिन हुकूमत वफाक की साथ इलेक्शन कमीशन एक वफाकी इदारा है, उसके साथ मुताबिकत रख कर चलना। और यकीनन ये ऑनरशिप ईवीएम मशीन की इलेक्शन कमीशन को ही मिलनी चाहिए। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं जो कि अरसा दराज से 4-6 महीने से हुकूमत की टीम के साथ, कमेटियों के साथ इलेक्शन कमीशन एंगेज है, तो वहीं तक रखना, ना कि उसको सियासी अखाड़ा बनाना, ट्वीट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ठीक और ये तासुर देना कि जिस तरह हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन पे अपनी कोई मर्जी ठोस रही है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। तो यही तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। बाकी हम उसकी ना आइनी हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं, ना उसकी खुद मुख्तियारी को चैलेंज कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, और इमरान खान ने तो इदारों की मजबूती के लिए, ठीक है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक तवील जदोजहद की मैं है, डॉक्टर साहब जिसके आपका नतीजे नुक्ता आ में गया। मैं 2018 आपकी में इजाजत से हमारी ताज हैदर हुकूमत साहब के अमल। पास जाना चाहूंगा। ताज हैदर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, सबसे पहले तो मैं आपकी भी थॉट्स एंड कमेंट्स चाहूंगा। आज चूंकि डेमोक्रेसी डे है, आलमी दिन मनाया जाता है जमहूरियत के हवाले से, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने आमिर डोगर साहब की राय सुनी, आवाम को इसका बेनिफिशरी, ज़ाहिर बात है आवाम को बेसिक ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस होती है जमहूरियत में, वोट की सूरत में। एक फंक्शनल क्वालिटी डेमोक्रेसी के लिए आवाम को बेनिफिशरी भी होना चाहिए इस डेमोक्रेसी का। ये मेरे ख्याल से जो हमारा मुल्क है, जी ये ऐसे ही फ्रांस हो गया, जर्मनी, ये इंग्लैंड वगैरह ऐसी सिर्फ जमहूरियत की बातें करते हैं। अमेरिका हो गया, यहाँ कोई जमहूरियत वगैरह नहीं है। असल जमहूरियत हमारे मुल्क में है, मजबूत जमहूरियत है। और हमारी जमहूरियत इतनी मजबूत है कि हमारे तो जो मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं वो भी मेरे अजीज हमवतनों के बाद कहते हैं कि हमारा मकसद मुल्क में जमहूरियत लाना है। तो हमारे यहाँ तो मिलिट्री डिक्टेटर तक इतने जमहूरियत के आशिक होते हैं। तो ये इंग्लैंड क्या है, सब के सब ये हमारा मुल्क है जिसमें जमहूरियत मौजूद होना क्या चाहिए सर? फिर ये कि देखिए अब और इस वक्त तो इतनी जमहूरियत है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें कोई 78,471 जो फॉर्म 45 थे उसमें 128 पे सिर्फ एजेंटों के दस्तखत थे। सारे एजेंटों को निकाल के बाहर फेंक दिया। उसके बाद भी इतनी बड़ी जमहूरियत यहाँ पे कायम हो गई। तो ये बगैर बात में कुछ ममालिक अपने करते हैं जी हमारे यहाँ जमहूरियत है। नहीं, असल जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत वो हमारे यहाँ है कि आप इसके साथ कुछ भी कर ले, ये जमहूरियत जो है मजबूत से मजबूत तर होती जाती है। बेहतर कैसे हो सकता है सर? जिंदाबाद। ताज हैदर साहब, ज़ाहिर बात है मुझे मालूम है आप तो ये सटायर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप बताएं, नहीं नहीं सजेशन नहीं दें नहीं, मैं हकीकत बयान कि कर रहा हूँ। कैसे इस पे बेहतरी लाई एक जा भी सकती फैक्ट है मैंने, फंक्शनल डेमोक्रेसी के हवाले से। वो तो है, आमरियत जब आती है, डिक्टेटर जब आते हैं, वो जमहूरियत कायम करते नहीं, वो तो जमहूरियत की हैं। नफी हम होती है ऐसे ना सर, बेवकूफ आदमी वो तो सर फांसियों पे जमहूरियत की चढ़ नफी जाते होती हैं, है ना। कोड़े खाते हैं जमहूरियत के गले। वो असल जमहूरियत है जनाब। लेकिन सर अब तो चले, ये तो अच्छी बात है कि हम अब इस वक्त सिविलियन दौर में, और सिविलियन ट्रांजिशन हो रही है, आमराना दौर पाकिस्तान में रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए डार्क डेज थे। अब डेमोक्रेसी है, बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटीज चल रहे हैं। आप खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जहां पर इंतखाबी इस्लाहात में डिस्कशन हो रही है। इस डिस्कोर्स को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है सर? मैं चाह रहा था कि कोई रास्ता निकल आए टेक्नोलॉजी पे अब्जॉर्ब करने का। नहीं, जमहूरियत शुरू ही ईवीएम से होती है। ये तो मैं जमहूरियत मुखालिफ रहा हूँ हमेशा। तो मैं सोच रहा था, और मेरे साथ वो हमारे मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब भी थे, उनकी भी यही कोशिश थी कि, और हमारा इत्तेफाक राय भी हो चुका था कि किस तरीके से करेंगे। लेकिन फिर जमहूरियत के सिपाही आए और उन्होंने
सारी कमेटी की ऐसी तैसी करती। हम्म। तो ये होती है जमहूरियत, इस तरह से कायम होती है। नहीं, अब माशाल्लाह, क्या बात है। मैं इस पे देखिए, आज वो तो हम लोग ऐसे ही थे ना, ताज साहब, आज अली इस्लामाबाद हाई मोहम्मद कोर्ट। खान साहब और मैं, जी। हमने तरीके निकाले थे कि भाई ऐसा तरीका निकाल लो कि जिसपे लोगों को एतबार हो सके, एतमाद हो सके, जिसपे सारी से, और कमेटी मुत्तफिक हो गई थी। अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत के दुश्मन, ये इत्तेफाक राय चाहते हैं, इनकी ऐसी तैसी, आग लगा दो, खत्म कर दो। ये जो डोगर साहब, ये जो ताज हैदर साहब कह रहे हैं, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। वो उन्होंने जो बयानात दिए, ज़ाहिर बात है आज़म स्वाति साहब जो मेंबर भी हैं और वज़ीर भी, उनसे मंसूब कर रहे हैं आग लगाने वाली बात। वो कह रहे हैं हम तो, ताज हैदर साहब जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हैं, और अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं, आपके कुलीग हैं, वो तो चाह रहे थे कोई रास्ता निकल आए, फिर रास्ता नहीं निकला और मामला जो है वो तातुल का शिकार हो गया। डोगर साहब। देखें, बिल्कुल उस कमेटी में खासी एफर्ट्स हुई। मैं उस कमेटी के तमाम मेंबरान को, ताज हैदर साहब को भी इस बात पर तो अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन रास्ता फिर दोबारा मैं एक बार फिर बताऊँ, पार्लियामेंट से ही निकलेगा, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं जमहूरियत की बालादस्ती पर, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। और मुझे उम्मीद भी है, कुछ राब्ते भी शुरू हुए हैं। अच्छा। कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम से उन स्टेक्स होल्डर की मर्ज़ी से हल हो जिन स्टेक्स होल्डर ने बिल आखिर ये इलेक्शन लड़ना है, और ये ईवीएम मशीन और इलेक्शन इस्लाहात का अमली तौर पर हिस्सा बनना है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आज जिस तरह एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में, हुकूमत ने खंदा पेशानी के साथ सुना और एक तारीख़ी मशावरत का ऐलान हुआ, और उसमें ये कहा गया आपकी मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों को कि हम कोई भी काम, कोई भी हुकूमत अब उसके अंदर तजावीज़ आपकी मशवरे के बगैर नहीं लाएंगे। यही एक जमहूरियत का हुस्न है, मशावरत, कॉन्सेंसस। और उससे पहले आपने देखा कि चंद दिनों से जो अपोजिशन की जमातों को भी एक खिलौना मिल गया और उनके हाथ में एक हथियार आ गया, और मीडिया के भी दो ग्रुप तकसीम हो गए, और अभी कोई ड्राफ्ट इस तरह अमली तौर पर आया नहीं था कि आज सराइयों के ऊपर 2 दिन खूब रौनक पार्लियामेंट के सामने लगाई और खूब सियासी अपोजिशन के लोगों को भी अपनी दुकानदारी चमकाने का मौका मिला, और पीछे कुछ भी ऐसी नई चीज़ थी। तो हम तो यही चाहेंगे, हुकूमत का ये फ़र्ज़ भी है कि वो डायलॉग का आगाज़ करे, अंगेज करे। अब किस तरह डायलॉग को वे फॉरवर्ड सर क्या है डॉक्टर साहब? जैसे आपने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट, वो एब्जॉर्ब हो अपोजिशन में, आपने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कहा कि और अपोजिशन की जमातें उसको माने, लेकिन बदकिस्मती जब भी ईवीएम मशीन पार्लियामेंट में रखी गई, सेनेट और नेशनल असम्बली के अपोजिशन के अरकान असम्बली इस तरह उससे दूर भागे जैसे वे उसको छुएंगे तो कोई उनको करंट लग जाएगा। ताज हैदर साहब, ये डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं देखते सर आप? किया था कि हमने ताज हैदर साहब, आप ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है जो डोगर साहब कह रहे हैं, डोगर साहब मैं आपके पास आता हूं। ताज हैदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो चूंकि स्टैंडिंग कमेटी के सर पे, आपने उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा है ईवीएम मशीन का? सर ताज साहब, ताज हैदर साहब, 5 और आदमियों ने अहम मैं सवाल आपको बताता हूँ। जी सर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसी वक्त उसको खत्म कर देता। एक सवाल के अंदर वो मशीन उड़ गई। वो क्या? लेकिन क्योंकि अली मोहम्मद साहब मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे थे और हम एक रास्ता निकाल चुके थे, इसलिए मैंने मामले को नहीं बढ़ाया। नहीं तो वो जो पर्ची उस मशीन में से निकली थी, मैं जेब में रख के चला जाता। खत्म मशीन। सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा, कि वो पर्ची जो निकली है उसमें से, वो मैं बैलेट बॉक्स में डालने के बजाय जेब में रख के अपने चला गया। और फिर मैंने कहा कि जी मुझे किसी ने मुझे पैसे का वादा किया था या किसी ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैं पर्ची उसको दिखाऊंगा तो मेरी जान बचेगी। मतलब इट्स सो सिंपल। देखिए, सन 70 से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हमने ये, मतलब मैं सिंपल ये करता कि वो जो
निकली थी पर्ची उसमें से, मशीन में से, मैं सबसे पहले उठता था और मैंने उसको वोट डाला था, तो उसको मैं जेब में डाल देता, कोई नहीं, दूसरी पर्ची डाल देता सर, बैलेट बॉक्स में। सर वो पर्ची बैलेट बॉक्स में नहीं जाएगी, वो पर्ची क्यों वो आपकी पर्ची जेब में चली जाएगी? बैलेट बॉक्स में, लेकिन मैंने नहीं डाली, इसलिए कि मैंने अपना वोट बेचा है और वो पर्ची दिखा के मुझे पैसे मिलेंगे, या किसी ने मुझे धमकी दी थी तो मैं उसको जाके दिखाऊंगा कि भाई मैंने उसी को वोट दिया है जो जिसको कि आप कह रहे थे, और ये पर्ची ये वोट की पर्ची उसका सबूत है। तो नुक्ता आपका ये है कि इसमें जो है वो खुफिया रायदही जो है वो नहीं हो सकेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? मुझे तो डिजाइन का पता नहीं ना क्या है, कि आपने क्या डिजाइन रखा है और उसमें क्या क्या चीजें उसके अंदर लगी हुई। डोगर साहब, ये इस हवाले से आप बताएंगे, ताज हैदर साहब जो कह रहे हैं, छोड़िए ना, इस पर बात करनी बेकार है, ये नहीं चलेगी। ईवीएम आप कहते हैं नहीं चलेगी, लेकिन जमहूरियत इतनी मजबूत है नहीं कि हमने 30 मिनट में 20 कानून पास कर दिए कौमी असेंबली। इंशाअल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर 15 मिनट में कर देंगे, क्योंकि हमने 2 महीने सेनेट का इजलास नहीं बुलाया, इसीलिए कि वो कानूनी मुद्दत गुजर जाए और सारे के सारे 20 बिल जो हैं वो जॉइंट सेशन में पहुंचे। इंशाअल्लाह मजबूत जमहूरियत। ये डोगर साहब बहुत शाकी नजर आ रहे हैं, ताज हैदर साहब बहुत इस वक्त जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो बिल कमेटी के सामने से जा चुके हैं, तब मैं अब वो और अली मोहम्मद साहब का भी पता नहीं वो रहे कि ना रहे, क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश की थी कि एक सही तरीका। सर होपफुल सिचुएशन है सर, क्यों ताज हैदर साहब आप क्यों, आज तो जमहूरियत का दिन है, आज तो दिल पॉजिटिविटी ज्यादा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जमहूरियत के लिए जाने दिए हमने, बिल्कुल, जमहूरियत के लिए कोड़े खाए। मैं डोगर साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, आप चूंकि आप कह रहे थे जमहूरियत को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? जी नहीं बिल्कुल सही, आप कहते हैं जमहूरियत को हम लड़े। जी डोगर साहब आप कहते हैं जमहूरियत मुशावरत और कंसेंसस का नाम है, तो सर ये ताज हैदर साहब तो खिंचे खिंचे नजर आ रहे हैं इंतहाई। डोगर साहब, अनवार भाई, जो इन्होंने एक नुक्ता बयान किया कि बैलेट पेपर पे बटन दबाया, बैलेट पेपर निकल गया और मैं जेब में डालकर ले चला गया, और बैलेट पेपर अगर मैनुअल भी हो और आप जब स्टैंप लगाने जाते हैं उस बॉक्स के नीचे जिसके बाहर शील्ड भी लगी होती है, तो जेब में डाल के बैलेट पेपर तो लोग वहाँ भी ले आते हैं। काउंटिंग तो उसी वक्त होगी ना जब बैलेट पेपर उस बॉक्स में जाएगा, वो तो ईवीएम मशीन के बाद उस बैलेट पेपर को आपने खुद अपने हाथ से डालना है ना, वो तो उस वोटर की अपनी मर्जी के ऊपर मुश्तमिल है, मुनहसर है। वो बैलेट पेपर भले किसी को दिखाए या जेब में डाले या बाहर जाके फाड़ दे, इस पर तो ना ईवीएम मशीन कुछ कर सकती है ना मैनुअल कुछ कर सकता है। ईवीएम मशीन का तो मेन मकसद है कि 20 से 30% एक अंदाजे के मुताबिक इंटीरियर सिंध में और पंजाब में PMLN ने जाली वोट दर्ज करवाए हुए हैं और ऑन रिकॉर्ड है, और उन जाली वोटों के ऊपर इन्होंने मुतअद्दिद इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। और दूसरा, जब वो अपना थंब देगा तो जिसका वोट होगा उसके ID कार्ड के मुताबिक उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अब ये नुक्ता भी इनका वैलिड ज़रूर है, तो उसको मज़ीद अच्छा फूल प्रूफ करने के लिए ये अपनी कोई तजावीज़ लेकर आ सकते हैं और बैठकर बात की जा सकती है, इनके नुक्ते में भी जान है। अब अगली बात आ गई जमहूरियत की, तो बिल्कुल 70 से मैं इनको देख रहा हूँ, बुज़ुर्ग हैं, बड़ा एहतराम है, बड़ी जमहूरियत है कि कल का एक लड़का जो एक जाली वसीयत के ऊपर पहले जरदारी साहब आए, फिर चेयरमैन बिलावल साहब बन गए, जब वो निकलते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े लोग 40-40 साल जिन्होंने इस मुल्क में पार्टी में दिए, यूं हाथ बांध कर गुलामों की तरह खड़े होते हैं। मरियम नवाज निकलती है तो खाकान अब्बासी साहब यूं हाथ बांध कर खड़े होते हैं। ये जमहूरियत है, ये शहनशाहियत है। और इस जमहूरियत ने क्या दिया कि इन 2 पार्टियों के लीडरान ने अपने असासे करोड़ों से अरबों रुपए में बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर जायदादें बनाई, और ये मुल्क के अवाम को भी भूख, अफलास और गुर्बत दी। और आज भी कहते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, दूसरी तरफ वो आज भी कहते हैं कि एक बार फिर शेर। यानी कि ये उस सादा लो अवाम का हाल है कि वो आज भी इनकी तरफ देखते हैं और ये उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये जमहूरियत कौन सी है जिसके सम्राट आज दिन तक अवाम को तो नहीं पहुँचे, अवाम को तो और इस मुल्क को तो जमहूरियत के नाम पे इन्होंने लूटा ही लूटा है।
अब सर वे फॉरवर्ड क्या, मैं आप दोनों से चाहूंगा, जाहिर बात है ये तो एक हो गया, सियाको सबाक बता दिया गया, अब आगे बढ़ना है और जमहूरियत ने वे परवान चढ़ना फॉरवर्ड ये है कि ये जो गाड़ी जो पिछली 2-3 असेंबलियां मुसलसल चल रही हैं, जी। एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। ये जो जमहूरियत की पटरी पर ये जो गाड़ी हचकोले खाती चली जा रही है, ये स्पीड पकड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये 2023 का इलेक्शन साफ शफाफ हो, जो भी जीते 5 साल अवाम देखें। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, हम पर चैलेंज आया कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, अर्बन एरियाज में लोगों ने दिखाया, हमारे लिए आई ओपनर है। अगले 2 साल में अगर हमारी कारकर्दगी हम बेहतर कर गए, अवाम की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर गए, तो अवाम बल्ले को एक बार फिर वोट इंशाल्लाह देगी। वरना अवाम जिसको भी वोट दे और इलेक्शन साफ शफाफ हो, फिर अगली असम्बली, फिर उससे अगली असम्बली, अगर इस तरह 5, 7, 8 असम्बलियाँ चल पड़ी और कोई ब्रेक ना लगी और कोई अजीज़ हमवतनों वाला सीन दोबारा ना हुआ, तो ये जमहूरियत इंशाल्लाह मजबूत होगी और अवाम को इसके समरात भी ज़रूर पहुँचेंगे। ताज हैदर साहब, वे फॉरवर्ड ये है जी आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, वे फॉरवर्ड आप भी समझते हैं कि, वैसे तो मैं भी इस बात का कायल हूं कि जमहूरियत जो है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और खूब से खूब तर की तलाश की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जो बात डोगर साहब ने की कि इस तरह जमहूरी निज़ाम तसलसल के साथ चले तो इंशाल्लाह सेल्फ करेक्टिंग कोर्स आ जाते हैं। और जैसे कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शंस की उन्होंने बात की, बड़ी कैंडिड बात की, एडमिट किया कि लोग अपनी राय देते हैं और अगर आप परफॉर्म करेंगे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वरना वोट की ताकत से आप आएंगे और जाएंगे। इस प्रोसेस को ऐसे ही सर चलना चाहिए और उसके लिए जरा जी सर। जो डोगर साहब कह रहे हैं, डोगर साहब जिम्मेदार हैं। जो आप कह रहे हैं, आप उस लफ्ज से जिम्मेदार हैं। इन्होंने जाली वसीयत कहा है, इन्होंने लूटमार के इल्जामात लगाए। क्या ये साबित करेंगे? और अगर साबित नहीं कर सकते तो ये अपने अल्फाज वापस लें, अगर आप मेरी शिरकत इस प्रोग्राम में चाहते। डोगर साहब, जाली वसीयत क्या मजाक है भाई? जो चाहता है जिसके मुंह में आता है कह देता है। किसी भी महज़ब मुल्क में क्या ये चीजें होती हैं? किसी भी जमहूरी मुल्क में आप ये कह सकते हैं बगैर सबूत के? उस दिन मिनिस्टर साहब जो थे वो इल्जाम लगा गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर के इन्होंने पैसे का। क्या किसी भी महज़ब मुल्क में आप इसकी इजाजत दें? लेकिन आपने इजाजत दी है अनवर साहब। सर आप मेजबान हैं, बैठे हुए सामने डोगर साहब, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वापस लें। डोगर साहब ताज हैदर साहब से पूछें कि आसिफ जरदारी, उनकी बहन, उनके खानदान ने करप्शन नहीं की और अभी तक वो करप्शन नहीं कर रहे। आप ईमानदारी से बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। आप तक के लिए ये नहीं कहूंगा जब तक के इल्जाम साबित ना हो जाए। बताइए आप। डोगर साहब वो कह रहे जब तक से वो कहते हैं प्रूवन गिल्ट, करप्शन नहीं कर रही। नहीं, ये मैं जज नहीं हूं। कोई जज जिस वक्त फैसला देगा उसके बाद ये बात हो, क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूं और मैं किसी के ऊपर मैंने आज तक करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया है। नहीं तो मुझे भी पता है कि ये 150 अरब जो कि खर्च किए जा रहे हैं इन ईवीएम्स के ऊपर, इसका क्या मकसद है और किस तरीके से ये किया जा रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम ये पैसे नहीं ले रहे, हम ये नहीं, वो करप्ट है। और जो कह रहे हैं कि नहीं हम आपको जबरदस्ती ये पैसे देंगे, वो ईमानदार है। ठीक है जनाब। ताज साहब मुझे बताइएगा, आप अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो भी जमहूरियत का एक बहुत अहम जुज है ना सर? अकाउंटेबिलिटी जाने दो यार। सर अकाउंटेबिलिटी, अगर आप ऑफिस पे आते, एक तो वोट की ताकत से अकाउंटेबिलिटी होती है, दूसरा आप समझते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस सर होने चाहिए? हर स्टेप पे करप्शन है, आम लोगों से अगर पूछोगे, और उसके लिए कोई सीरियस बात नहीं की गई अब तक। सबसे बड़ा करप्शन ये है कि करप्शन के नाम पे सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। सियासी इंतकाम हमने आप ठीक कह मजहब रहे के हैं। नाम पे सियासत की, मजहब को नुकसान पहुंचाया। हमने करप्शन के नाम पे सियासत कर रहे हैं, मुल्क में करप्शन बढ़ गई। खुदा के लिए कुछ खौफ है खुदा का। अच्छा जनाब, मुझे इजाजत दो। डोगर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात को सेकंड करूंगा, पीडीएम इसका बेहतरीन नमूना। देखिए डोगर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, वो जो कहते हैं हमारे यहाँ एहतिसाब जो है वो सियासी इंतकाम के तौर पर लिया जाता है और पीपल्स पार्टी का ये इसरार से हमेशा से उनकी ये बात सामने आती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बिल्कुल एहतिसाब होना चाहिए, लेकिन वो इंतकाम की सूरत ना अख्तियार करे, उसके लिए सर क्या हमें ऐसे इदारों की जरूरत है जिसपे सबका एतमार हो? टुवर्ड्स द एंड डोगर साहब, डोगर साहब आपसे सवाल था। डोगर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी सर, मैं लास्ट में ये सवाल कर रहा हूं कि जो बात की, जिसका गिला कर रहे थे ताज हैदर साहब के एहतसाब हो लेकिन सियासी इंतकाम ना हो, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या वो तरीक़ाकार है जिसपे सबका कंसेंसस हो इस एहतसाब के प्रोसेस के हवाले से? यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए जी। और कानून एहतसाब का इतना साफ शफाफ और इतना मजबूत होना चाहिए कि उससे कोई बड़ी मछली बचकर निकल ना सके। और बदकिस्मती से जो एहतसाब का कानून है जो इस वक्त राइज है उसमें बहुत सारे लकूना जात हैं। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि जो ताकतवर है अभी तक एहतसाब के कानून में कोई खातिर खा ताकतवर को हम सज़ा देने में नाकाम हुए हैं। आज भी नैब में जो लोग बंद हैं वो लोग हैं जो छोटे लोग हैं जो जो जिन्होंने करप्शन तो की है लेकिन छोटे पैमाने की है। उनको जो है उस तरीके से रिलीफ जिस तरह बड़ी मछलियों को दे दिया गया है और वो दंदनाती फिर रही हैं और दूसरे जो हैं वो एहतसाब के ट्रायल्स के अंदर अभी तक फंसे हुए हैं। तो एहतसाब के कानून में भी थोड़ा सा इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म ने और उनकी काबीना ने हमेशा अपने आप को एहतसाब के सामने रखा है कि कोई भी शख्स एहतसाब से बालातर नहीं है। और यही वजह कि इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स भी वज़ीर आज़म और उनकी काबीना पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगा सकता। अगर कोई है तो हम आपने देखा हमारे भी काबीना के लोगों ने एहतसाब के मुकदमात भी फेस किए, गिरफ्तारी भी हुई और प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा कि ये सबके लिए क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि कानून में बेहतरी की गुंजाइश है और इसमें बेहतरी होनी आम चाहिए। आदमी को एहतसाब से जो 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 उसका दिल उठ गया या एक क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई वो ये है कि हमारा अदालती निज़ाम गल सड़ गया है, उस पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसमें कोई इंसाफ नाम की गुंजाइश नहीं नज़र आती और उसमें लोग साल से अपने इंसाफ के लिए मारे फिर रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर साहब हम इस नुक्ते पे इख्तिताम करेंगे इस सेगमेंट को कि आपको जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, आपको जो कवानीन एहतसाब के उसमें भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है और हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर ये करना पड़ेगा। अगर नाराज़गियाँ इस तरह रहीं जैसे इस शो में भी सामने नजर आईं तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे, ये एक सवाल है व्यूअर्स और ऑन गोइंग डिबेट है। हम इसको आइंदा आने वाली नशिस्तों में ज़रूर उठाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सेनेटर ताज हैदर साहब आपके ममनून है और अगर आप किसी बात से नाराज़ हैं तो उसके लिए हम आपसे माज़रत ख्वाह भी है। बारकैफ आप हमारे निहायत मोहतरम है। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एक अहम इंटरव्यू दिया है अमरीकी नशरियाती इदारा CNN को, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं। प्रोग्राम दस्तक के साथ रहिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज अहम इंटरव्यू दिया CNN को। बेकी एंडरसन जो होस्ट थी वो मौजूद थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल जवाब किए। फोकस था अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की राय लेना चाह रही थी। इसके अलावा पाक अमरीका ताल्लुकात, उस हवाले से भी बात हुई। इसके आप ये पूरा प्रोग्राम भी इंटरव्यू भी देख सकेंगे रात 11 बजे विद सब टाइटल्स। लेकिन हम चाहेंगे कि इस पे हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से जो सवालात किए गए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाबात दी, अहम नुकता जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान इस वक्त अपने तारीखी मोड़ पे है और पूरी दुनिया को, पाकिस्तान समेत अमरीका और दीगर अक़वाम को इस वक्त उनको सपोर्ट करना होगा अफगान तालिबान को, जिन्होंने अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान किया है। और बिलवास्ता तौर पर अफगान अवाम की सपोर्ट होगी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता सपोर्ट ना किया गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि इसमें दोबारा खाना जंगी हो सकती है, हालात डिस्टेबलाइज हो सकती है और फिर अफगानिस्तान से खुदा न खास्ता दोबारा से टेररिज्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो वहाँ से दोबारा से फूट सकती हैं। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से सवाल हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात जो रहे, एंथनी जो ब्लिंकन साहब हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वो कांग्रेस में जो उनकी कल मंडे को जो उनकी बातचीत हुई, उस हवाले से भी सवालात जुड़े हुए थे। इस पर ज़रा तजिया करेंगे और हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मारूफ तजिया निगार हैं, सियासी और डिफेंस एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से उन्होंने पहला सवाल ये किया कि आप अफगानिस्तान की सूरत हाल पर क्या कहेंगे। 15 अगस्त को कंट्रोल हासिल किया था, आज 15 सितंबर, 1 माह हो गया। इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना था कि वरीसम सिचुएशन है और हिस्टोरिक क्रॉस रोड्स पे है अफगानिस्तान। अमरीका की जानिब से जो CNN ने जिस तरह इसको प्ले आउट किया, काफ़ी सवालात उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से। मैं आपसे राय लेना चाहूँगा, इस वक्त आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए और कबूलियत चाह रही है तालिबान और तालिबान की अबूरी हुकूमत। सर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक इमरान खान साहब ने बहुत खूब इसका जवाब दिया और उन्होंने वो तमाम सिचुएशंस को सामने रख दिया कि ये अफगानिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद एक ऐसा मौका आया जहां पर के अफगान लोग, अफगान कौम और अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ इसका ताल्लुक उससे भी था कि जो एक ट्वीट हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को के गालिबन अफगान अवाम ने आज आज़ादी हासिल की। उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, जिसको कि मुख्तलिफ अंदाज में मगरबी मीडिया में पेश किया गया और वो अभी तक उससे जुड़े हुए हैं कि वहाँ की जो उनकी एक तरह से शिकस्त है मगरबी फोर्सेस की, उसको पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है या पाकिस्तान एक अफगान अवाम की आज़ादी से गर्दानता है। लेकिन ये मतलब नहीं था। मेरा ख्याल आज उन्होंने वाज़ेह किया कि वो दोराहे पे खड़े हैं। अगर हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके साथ मिलके चलेंगे, उनको अपने साथ लेके चलेंगे, तो वो एक अफगानिस्तान के लिए एक बेहतर और स्टेबल रास्ता भी हो सकता है, पुरअमन रास्ता हो सकता है, जिसका कि जो पॉसिबिलिटी है आज हमारे हाथ में है, यानी लोगों के हाथ में जो कि अफगानिस्तान के रीजन में पड़ोसी हैं, फिर जो लार्जर वर्ल्ड कम्युनिटी है कि वो अफगानिस्तान और तालिबान के साथ किस तरीके से अपना बर्ताव करती है और उनको साथ लेके चलती है, एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। और दूसरा रास्ता वो उन्होंने बताया, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वरिंग इसलिए है कि वहां पर जो खराब होने का अंदेशा है वो बेइंतहा बुरे नताइज लेके आ सकता है, जिसमें एक का जिक्र उन्होंने वहां पर दहशतगर्दी का फिर से एक रिसर्जेंस जो है उसका जिक्र किया। उसके अलावा भी 2-3 चीजें की जो बिल्कुल मुनासिब और वाज़ेह थी। तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब उन्होंने बहुत खूब दिया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी काफ़ी कंसर्न नज़र आ रहे हैं। वेस्टर्न कम्युनिटी स्पेशली जो होस्ट थी वो भी इस हवाले से बहुत कंसर्न थी कि आप, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आपको तो मैं क्रिकेट की दुनिया में जब आप क्रिकेट खेलते तो मैं आपकी बहुत बड़ी इस वक्त से फ़ैन थी, लेकिन देखें अफ़गान हुकूमत ने ख़वातीन की क्रिकेट टीम को बैन कर दिया है और उनकी शमूलियत हुकूमत में उनकी राय को अहमियत देने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि आप राय ठोस नहीं सकते कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की राय को किस तरह के हकूक़ मिलने चाहिए। अफ़गानिस्तान की उनका ये कहना था कि ख़वातीन को अपने आप को मनवाने के लिए मौक़े ज़रूर मिलने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है हर सोसाइटी की अपनी एक सेटअप होता है, उसके मुताबिक ही उसी स्फेयर में वेस्ट में जो ख़वातीन के हकूक़ हैं, जो पाकिस्तान में, जो अफ़गानिस्तान में या दीगर ममालिक में, वो उस कल्चर कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अनवर, देखें, दुनिया में वो ममालिक या वो मुआशरे जो कि तालिबान की हुकूमत को
अफगानिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे या उनके लिए मुश्किलात दर मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं, वो दो चीज़ों का सहारा लेंगे। एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, जी। क्योंकि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की डेफिनेशन किसी के पास वाज़ेह तौर पे मौजूद नहीं है। किसी के लिए जो इंक्लूसिव एक के लिए होगा शायद दूसरे के लिए ना हो, वेल सेड। और कौन किसके लिए कितना इंक्लूसिव है ये एक रिलेटिव क्वेश्चन है। इसलिए लेकिन वो इसको बार बार रेज करेंगे ताकि इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है अफगान हुकूमत की, तालिबान की, उसके ऊपर सवालात उठाए जाते रहे। दूसरा जो इशू वो लेके आएंगे वो खवातीन के मामले में होगा, कि खवातीन के हकूक के मामले में। मेरा ख्याल है इसमें दो चीजें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे और बहुत अच्छे अंदाज में बयान की। पहली बात यह है कि हम बाहर से बैठ के उस कल्चर में कोई ऑर्डर इम्पोज नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं कह सकते कि आपका रहने का अंदाज ये होना चाहिए। वो एक सॉवरेन कंट्री है, इसीलिए तो उन्होंने 40 साल जंग लड़ी, और 40 साल जंग लड़ने के बाद जो अपने आप के लिए ये मौका फराहम किया जहां पर के वो खुद अपने मामलात को देख सके। और फिर अब हर सोसाइटी जो होती है वो एक वैल्यू सिस्टम लेके चलती है, और जब अपने अंदर से उसके एवोल्यूशन होती है उस वैल्यू सिस्टम की, तो वही वहाँ पे पायदार वैल्यूज रहती हैं, वो वही चीजें रह जाती हैं अखलाकी तौर पर। तो इसलिए ये कहना कि चूंकि 20 साल अमेरिका आया और अमेरिका ने आके वहां पर एक बिल्कुल मॉडर्न कल्चर काबुल के अंदर एनफोर्स कर दिया या इजाजत दे दी, या जो अफगानिस्तान के जो उनके जमाने में सदूर थे उन्होंने परमिट किया, लेकिन साथ ही साथ करप्शन का वो कल्चर आया कि जिसने बहुत सारा 90% जो था पैसा जो अमेरिका से अफगानिस्तान अफगानियों के लिए था वो लोगों की जेबों में गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक सिर्फ एक आपके लिए सामने तमाशा है, वो जो एक मॉडर्निज्म की एक तस्वीर काबुल में नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये बताया तो ये बताने की कोशिश की कि आप इम्पोज नहीं कर सकते, और औरतों जो है उनको तमाम उनके हकूक दें, लेकिन खुद से उनको उस लेवल तक आने दें जहां पर के वो इस काबिल हो जाएंगे कि अपने हकूक डिमांड करने की बजाय उनका हक बन जाएगा, और उनको देना, निज़ाम को उनको देना उनके हकूक एक लाजमी अमर हो जाएगा। तो मेरा हाल बिल्कुल मुनासिब और ऐसी बात है, लेकिन ये दुनिया समझेगी नहीं, दुनिया अच्छा। समझेगी नहीं। बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए आज ये कह देना इंक्लूसिव गवर्नमेंट और वुमेन राइट। अगर हम ये नारे लगाने शुरू कर दें तो हम अपने इंटरेस्ट की खातिर दुनिया को भी काबिल कबूल, पाकिस्तान भी अपने आप को दुनिया के साथ अलाइन होता देख लेगा। तो ये पाकिस्तान को चॉइस करनी है आज। ओके। हम और हकीकत की दुनिया में रह के ये मामला आगे उनके आगे पेश करना चाहते हैं, या दुनिया के साथ मिलके हम बोलेंगे। और यहाँ हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सी आवाजें हैं जो खवातीन के हकूक के बारे में, अफगानिस्तान के अंदर हकूक के बारे में शोर मचाती हैं। तो शायद इसके ऊपर एक दोबारा रिव्यू करके तो एक कुछ देर के लिए मुस्लिहाना अंदाज अपना लेना चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगा। एक तो उन्होंने सवाल किया कि क्या आपसे अमेरिकी सदर जो बाइडन की अब तक बातचीत हुई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, मुझे तो सेनेटर जो बाइडन जब थे 2008 में तब उनसे बातचीत हुई थी, उसके बाद बातचीत एज सच नहीं हुई, जिसपे गालिबन उन्होंने तो मालूम होगा होस्ट को कि एज सच अब तक कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हुई बराह रास्त। बारकैफ रीअसेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप की बात जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन साहब ने की, उस हवाले से भी सवाल हुआ, और उन्होंने उनका जो है हवाला भी दिया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो जो हक्कानी नेटवर्क बकौल उनके अमरीकियों के, कि उनको आप लोगों ने जो है वो पाला पोसा या हार्बर किया, और अब वो देखें 4 उनको वजारतें मिली हैं, जो एंकर ने सवाल किया। और साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी जो अपने जो है वो हेजिंग इट्स बेट्स। तो मैं इस पे जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का जवाब आया, उस पे आपकी क्या राय है, और ये जो सवाल के जाविये थे इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब किस दुनिया में किसी को भी अपनी पोजीशन को इस तरह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, खासतौर पे अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। हमें ये नहीं बताना कि हक्कानी जो है वो कौन है, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। जब किसी ने नहीं मानना तो वो नहीं मानेगा, इसलिए अपनी ब्रेथ, अपना सांस जाया करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका को आज आपकी उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरीके से आप समझते हैं कि आपकी जरूरत होनी चाहिए। वो बल्कि वाज़ेह तौर पर आपको एक स्ट्रेटजी के तहत आपको दूर करना चाह रहे हैं। तो कर लेने दीजिए थोड़ी देर, तो उनको भी अपनी कोशिश कर लेने दें। और ये यकीनी बात है कि मैं अभी आज ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले 1 माह के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर, जब से बल्कि ये 15 और 15 1 महीना हो गया, 50 ममालिक के वज़राए खारजा या उनके कॉन्टेक्ट्स पाकिस्तान में अब तक ये विजिट कर चुके हैं या उनसे रब्ता हो चुका है। 50 ममालिक। तो इतने शॉर्ट पीरियड में, विद इन अ मंथ, अगर पाकिस्तान की जरूरत 50 ममालिक को पड़ गई है, तो अमेरिका का देखना या ना देखना
एक उनकी टैक्टिकल चीज तो हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑप्शन नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अमेरिका को हमेशा यही रहेगी कि पाकिस्तान की जरूरत उनको रहेगी। हाँ, उस तरह की ना हो जिस तरीके से हम समझते हैं कि इंडिया के साथ हो, लेकिन बाहर सूरत पाकिस्तान की रेलेवेंस और जरूरत अमेरिका को रहेगी। लेकिन अपने आप को इतना हम जो अभी भी बहुत कोशिश करते हैं बड़े सिंसियरली कि अपने आप को एक्सप्लेन करें, शायद इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ रख के थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ये जो राय है अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से, ये आप समझते हैं कि फेस सेविंग है या अपनी हजीमत को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देना कि जी पाकिस्तान ने सही तौर पे जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर में, इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में या काउंटर टेररिज्म में वो रोल अदा नहीं किया जो अदा किया जाता। और आज देखें, आज तालिबान 20 साल बाद जिनके खिलाफ हमने जंग शुरू की, आज वो दोबारा से इक्तदार में है। ना स्केपगोटिंग है, ना हजीमत है। अमेरिका आज भी उसी ताकत के घुमंड में है जिसमें वो आज से 20 साल पहले था, और वो समझता है कि मैंने जो करना था कर लिया, अब मुझे जाना है, मैं चला गया। वो समझता है कि आज मेरे चले जाने के बाद पाकिस्तान को मेरी जरूरत रहेगी, और वो उसके लिए स्टिक एंड कैरेट का तरीका इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि उसकी रेलेवेंस हमेशा रहेगी, सिर्फ यही देखते हुए कि उसकी दुनिया भर में अब कितनी रेलेवेंस है, इस चीज को समझते हुए। बदकिस्मती से उसका तल्लुक अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल से हो सकता है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव तरीका नहीं है रेलिवेंट होने का, लेकिन और इसके लिए मुश्किलात पाकिस्तान के लिए भी बढ़ सकती हैं। लेकिन बाहर सूरत पाकिस्तान के बगैर इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक आगे चल के अफगानिस्तान के साथ, और देखिए अगर अफगानिस्तान अगर वहां पे इंतशार आता है वहां पे, तो फिर ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स जाएगा ना, वो फिर सिर्फ वहां पे नहीं रहेगा, रीजन से भी बाहर निकल सकता है। यानी किसको पता था कि 9/11 होगा इस तरीके से होगा, और उसके सिरे कहाँ पे जहाँ मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि कभी ऐसी कोई बात हो, लेकिन जब ये इंतशार आता है तो आपको फिर आपके काबू से चीजें बाहर हो जाती हैं। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वो उस घमंड में आज अमेरिका इस तरह अपनी स्ट्रेटेजी के तौर पे, टैक्टिक्स के तौर पे इस तरह बिहेव कर रहा है, बट डजंट मीन के उनको हजीमत हटाने के लिए स्केपगोटिंग की जरूरत है। उसने जो करना था किया, अपने वक्त पे किया, निकल गया। आज हमें बेहतर समझना है कि अमेरिका को अगर हमने एंगेज करना है तो वो किस तरीके से हम उसको एंगेज करेंगे कि वो खुद से और विलिंगली आके मेरा यही सवाल, इसी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है। जब वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने पाक अमेरिका ताल्लुकात के वाले से बात की तो उन्होंने कहा कि हम एक अच्छे नॉर्मल रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसे अमेरिका के भारत के साथ है। हम नहीं चाहते कि अमेरिका हमें सिर्फ एक ही एनेक्स से देखे और परखे, काउंटर टेररिज्म या इस हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से, इस हवाले से ना हमें देखे और परखे। क्या अमेरिका इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, हमारे साथ वो नॉर्मल रिलेशनशिप या स्टेबल प्रॉपर रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप इस्तेमाल करने के मूड में है शहजाद साहब? बिल्कुल भी नहीं है, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। उनका ताल्लुक हमेशा आपके साथ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ही रहेगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की। हमें अपने आप को इंटरनली सबसे पहले एक इकोनॉमी के तौर पे बनाना, स्ट्रांग करना है, और फिर जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा एक वजन दुनिया के अंदर ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहां पर के हमारा असर बाकी ममालिक भी